रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। देश में पिछले हफ्ते बहुत से लोगों ने राहत की सांस ली जब 1 साल से जेल में बंद 3 छात्र कार्यकर्ताओं नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली और वे जेल से बाहर आ गए। इससे भी अधिक राहत अदालत की उस टिप्पणी से मिली जिसमें लोकतंत्र में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए प्रदर्शन के अधिकार को जायज ठहराया गया है। शायर फैज अहमद फैज के शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि बीमार को बेवजह करार आ गया। आप सब जानते ही हैं कि हमारे देश के लिए पिछले 1-1.5 साल कितने कठिन रहे हैं। कोरोना के कारण आदमी की जान पर बन आई और ऐसे में सरकार को मनमाने फैसले लेने में आसानी भी हो रही है, क्योंकि अब न पहले की तरह लोग एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं और न विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। किसान आंदोलन जरूर अपवाद की तरह 7 महीनों से जारी है, लेकिन उसमें भी सरकार का अड़ियल रवैया भारी पड़ रहा है। मौजूदा सरकार पहले भी कई ऐसे फैसले लेती रही है जिनसे लोकतंत्र की भावनाओं को धक्का पहुंचा। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और जम्मू कश्मीर से विशेष अधिकार यानी आर्टिकल 370 वापस लेना ऐसे ही फैसले थे। इन फैसलों की कड़वाहट पर नीम तब चढ़ जाती है जब इनका विरोध करना राजद्रोह मान लिया जाता है। हालांकि अब अदालत की टिप्पणी इस कड़वाहट को कम करती हुई नजर आ रही है। तो आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि आखिर UAPA जैसे कानूनों की लोकतंत्र में कितनी जरूरत है और क्या यह सरकार के लिए अपने विरोधियों को दबाने का एक औजार मात्र है। साथ ही यह भी समझेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद अब सरकार वहां लोकतंत्र दिखाने की कोशिश कर रही है। लोकतंत्र पर सरकार का खेल तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले महंगाई का खेल लोगों को कैसे बुरे दिन दिखा रहा है, आईने की इस पर भी नजर होगी। तो घूमता हुआ आईना में आज के एपिसोड में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अदालत की महत्वपूर्ण टिप्पणी से। पिछले हफ्ते दिल्ली दंगों में अभियुक्त नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारों से कहा कि किसी पर भी आतंकवादी होने का ठप्पा लगाए जाने से पहले गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हमें ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि ऐसा लगता है कि असहमति दबाने की बेचैनी में सरकार के जहन में संविधान से सुनिश्चित विरोध प्रदर्शन के अधिकार और आतंकी गतिविधियों के बीच की रेखा धुंधली सी हो रही है। अगर ऐसी धारणा मजबूत हुई तो ये लोकतंत्र के लिए दुखद होगा। आपको बता दें कि नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने इन तीनों की जमानत पर फैसला सुनाते हुए UAPA के दुरुपयोग पर भी चिंता जताई। UAPA आतंकवाद की रोकथाम के लिए बना एक विशेष कानून है, लेकिन पिछले कुछ मामलों को देखकर ऐसा लगता है कि पुलिस और अन्य एजेंसियां इसका बेहद लापरवाही से इस्तेमाल करती हैं, जिसमें कई बेगुनाहों को महज राजनीतिक विरोध के कारण खामियाजा भुगतना पड़ता है। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों के लिए बने इस कानून को अब गलत तरीके से इस्तेमाल कर विरोधियों का दमन किया जाने लगा है। कई लोगों को राष्ट्र विरोधी ठहराकर उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है और फिर इसके कठोर प्रावधानों के कारण उनकी रिहाई भी मुश्किल में पड़ जाती है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2016 से 2019 के बीच UAPA के तहत दर्ज किए गए सभी मामलों में से सिर्फ 2.2% मामलों में अपराध सिद्ध हो पाया, जबकि इस दौरान इसके तहत कुल 5,922 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से सिर्फ 132 लोगों का अपराध सिद्ध हो पाया। इस कानून में पहले आतंकी गतिविधियों से जुड़े संदिग्ध समूहों या संगठनों पर ही मुकदमा चलाया जा सकता था, लेकिन अब संशोधन के बाद एक अकेले शख्स को भी इसकी गिरफ्त में लिया जा सकता है। तो हाल फिलहाल के अनुभव यही बताते हैं कि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर सरकार की किसी नीति के खिलाफ अपने विचार रखे या किसी जन आंदोलन को अपना समर्थन दे तो भी उसे UAPA के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पूरे सरकारी तंत्र के सामने एक अकेला शख्स कब तक और किस तरह खड़ा रह सकता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। जिस शख्स को UAPA के तहत आरोपी बनाया गया है वो अगर आर्थिक और सामाजिक हैसियत से कमजोर हो तब भी उसके लिए लड़ाई और कठिन हो जाती है, क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए विचारों की ताकत के अलावा कुछ नहीं होता। राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता से जुड़ी समस्याओं का हवाला देकर साल 1967 में जब UAPA अस्तित्व में आया था तब भी कई राजनेताओं ने इसके दुरुपयोग की आशंका जतलाई थी, लेकिन आज 54 साल बाद भी वही कहानी दोहराई जा रही है।
1967 में इंदिरा गांधी की सरकार ने कहा था कि देश में कुछ अलगाववादी ताकतें काम कर रही हैं और भारत की अखंडता की रक्षा के लिए ये कानून जरूरी है। इंदिरा सरकार जब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन बिल यानी यूएपीए लेकर के आई थी तो पारित होने से पहले संसद की ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी ने इसके ड्राफ्ट में कुछ बदलाव किए थे। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पर कटाक्ष किया था कि संयुक्त प्रवर समिति को एक गधा सौंपा गया था और समिति का काम था उसे घोड़ा बनाना, लेकिन परिणाम ये निकला है कि वो खच्चर बन गया है। अब गृह मंत्रालय का भार ढोने के लिए खच्चर ठीक है, लेकिन अगर गृह मंत्री ये समझते हैं कि वो खच्चर पर बैठकर राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की लड़ाई लड़ लेंगे तो उनसे मेरा विनम्र मतभेद है। तो 1967 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस गधे के खच्चर बनने की बात कही थी, आज वो शायद खूंखार शेर बन चुका है, जिसके सामने अगर आप आ जाएं तो आपके बचने की संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं। यह संयोग ही है कि जिस कानून की उपयोगिता पर अटल बिहारी वाजपेयी ने संदेह किया था, अब उसी कानून के इस्तेमाल की नीयत को लेकर मोदी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो मोदी सरकार ने कांग्रेस सरकारों के वक्त के कई फैसलों और नीतियों को पलटा, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि मोदी सरकार ने यूएपीए को नहीं पलटा, बल्कि उसमें अपनी ओर से कई और प्रावधान जोड़ दिए। आइए यूएपीए के इतिहास और इसके संशोधनों को भी समझ लें। भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार को ज्यादा अधिकार देने के उद्देश्य से यूएपीए लाया गया। दरअसल ऐसे कई अपराध थे जिनका भारतीय दंड विधान यानी आईपीसी में जिक्र नहीं था, इसीलिए 1967 में इसकी जरूरत महसूस की गई और ये कानून लाया गया। सेक्शन 15 के अनुसार भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को संकट में डालने की संभावना के इरादे से भारत में या विदेश में जनता या जनता के किसी तबके में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के इरादे से किया गया कार्य आतंकवादी कृत्य है। इस परिभाषा में बम धमाकों से लेकर जाली नोटों का कारोबार तक शामिल है। आतंकवाद और आतंकवादी की स्पष्ट परिभाषा देने के बजाय यूएपीए में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि इनके अर्थ सेक्शन 15 में दी गई आतंकवादी कार्य की परिभाषा के मुताबिक होंगे। सेक्शन 35 में इससे आगे बढ़कर सरकार को यह हक दिया गया है कि किसी व्यक्ति या संगठन को मुकदमे का फैसला होने से पहले ही आतंकवादी करार दे सकती है। यूएपीए कानून में कई बार संशोधन हुए हैं और हर संशोधन के साथ ये ज्यादा कठोर होता गया है। 2001 में संसद पर आतंकी हमले के बाद वाजपेयी सरकार ने आतंक विरोधी कानून प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी पोटा लागू किया था। 2004 में यूपीए सरकार ने पोटा के दुरुपयोग की बात करते हुए उसे निरस्त कर दिया और इसके कई प्रावधानों को यूएपीए में जोड़ दिया। ये पहली बार था जब यूएपीए में ऐसे प्रावधान जोड़े गए। 2011 के मुंबई हमलों के बाद चरमपंथी गतिविधियों के संदिग्ध अभियुक्तों को बिना चार्जशीट दायर किए लंबे समय तक जेल में रखे जाने के प्रावधान इनमें जोड़े गए और जमानत की शर्तों को और कठोर कर दिया गया। 2019 में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को चरमपंथी गतिविधियों से जुड़े मामलों की जांच में असुविधा का हवाला देते हुए यूएपीए में और कड़े प्रावधान जोड़े। एनआईए को यूएपीए के तहत मामलों की जांच करने का अधिकार मिला। गुजरते बरसों के साथ यूएपीए कड़ा तो होता गया, लेकिन देश ऐसे कानूनों से वाकई कितना सुरक्षित हुआ है या लोगों की आजादी दांव पर लग गई है, ये सवाल अब उठ रहा है। यूएपीए, टाडा और पोटा के अलावा मकोका, गुजकोका जैसे आतंकवाद विरोधी कानून बने, लेकिन ये कानून अक्सर विवादों में रहे क्योंकि इनके तहत कार्रवाई के नाम पर नागरिक अधिकारों का उल्लंघन, अवैध हिरासत, प्रताड़ना, झूठे मुकदमे और लंबे समय तक जेल में रखने के मामले बढ़े। टाडा के तहत जिन 76,036 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से केवल 1% पर आरोप साबित हो पाए। ऐसे ही 2004 में जब पोटा कानून खत्म किया गया था, तब तक इसके तहत 1031 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से केवल 18 लोगों की सुनवाई पूरी हुई और उनमें से 13 को दोषी पाया गया था। यही किस्सा अब यूएपीए के तहत भी दोहराया जा रहा है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब यूएपीए के तहत हिरासत में लिए गए लोगों के लिए इंसाफ की उम्मीद नए सिरे से बंधी है। अतीत की इंदिरा सरकार रही हो या मौजूदा मोदी सरकार, ये हर सरकार का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, देश की रक्षा के नाम पर जनता की बलि न चढ़ाए। देश तो तभी सुरक्षित रहेगा जब जनता और सरकार के बीच विश्वास का रिश्ता कायम हो। फिलहाल इस विश्वास पर बार बार सवाल उठ रहे हैं।
धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने राज्य के विशेष दर्जे के अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। साथ ही राज्य का बंटवारा कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया था। इस बड़े फैसले को लेने से पहले मोदी सरकार ने सुरक्षा और शांति के नाम पर 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कई नेताओं को नजरबंद कर दिया था। विपक्षी नेताओं को जम्मू कश्मीर जाने से रोका गया और इसके बाद सरकार का दावा ये था कि जो फैसला लिया गया वो जनता के हित में लिया गया। मोदी सरकार के इस कदम पर सवाल उठे थे कि जनता को भरोसे में लिए बिना और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के बिना जनता का भला करने का दावा कैसे किया जा सकता है। समय बीतने के साथ धीरे धीरे तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को रिहा कर दिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर के 7 प्रमुख दलों ने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के विशेष दर्जे को बहाल करना है। अब राज्य का विशेष दर्जा कभी बहाल हो पाएगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल खबरें हैं कि सरकार विधानसभा चुनाव कराने को लेकर तैयारी शुरू करने जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को बैठक के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के नेताओं को अनौपचारिक न्योता भेजा जा चुका है। भाजपा के साथ गठबंधन सरकार बना चुकी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि नई दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मेरे पास 24 जून को एक बैठक में शामिल होने के लिए कॉल आया है। वहीं शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के कई विकास परियोजनाओं को लेकर एक बैठक की, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा समेत खुफिया और सुरक्षा विभाग के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक की इन हलचलों से माना जा रहा है कि केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव की सीटों के परिसीमन आदि की चर्चा के लिए पहले पार्टियों के साथ चर्चा कर लेना चाहती है। ये एक तरह से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक खामोशी को तोड़ने की कोशिश है और साथ ही इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाएगा कि कश्मीर में चीजें सामान्य हो रही हैं। केंद्र सरकार स्थानीय नेताओं को साथ लेकर ही इन प्रक्रियाओं को शुरू करना चाहती है, क्योंकि उनके बगैर राजनीतिक प्रक्रियाओं की बहाली संभव नहीं है। बीते सप्ताह गुपकार गठबंधन की बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, मैं केंद्र के साथ बातचीत के लिए तैयार हूं। वैसे जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के चुनावों के बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी जल्द शुरू होंगी और ये कब तक होगी इसको लेकर संशय था। लेकिन अब चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देखना यही है कि सरकार की इस कवायद से लोकतंत्र कितना आगे बढ़ता है। जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास अब सरकार से न डिगे, इसके लिए जरूरी है कि वहां सही अर्थों में लोगों को अधिकार मिले। मोदी सरकार का वादा भी यही था। वैसे वादा खिलाफी का एक इतिहास इस सरकार का रहा है। हर खाते में 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, काले धन की वापसी जैसे कितने ही वादे सरकार पूरे नहीं कर पाई। अच्छे दिन भी कुछ लोगों के आए, बाकी जनता तो 2 वक्त की रोटी के लिए ही तरस रही है। पिछले साल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आई, जहां एक महिला अपने 5 बच्चों के साथ 2 महीने से भूख से जूझ रही थी। परिवार के सदस्य भूख से तड़पकर बीमार हो गए और एक एनजीओ की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस खबर के बरक्स एक और खबर आई कि साल 2020 में भारतीयों ने 2019 की तुलना में स्विस बैंक में 3 गुना अधिक धनराशि जमा की है, जो पिछले 13 वर्षों में सबसे ज्यादा है। 2020 कोरोना का साल था और इस दौरान आम भारतीय बीमारी और आर्थिक तंगी दोनों से बेहाल था। पीएम मोदी ने इस आपदा में अवसर तलाशने का मंत्र भारतीयों को दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मंत्र कुछ खास लोगों के लिए ही था। स्विस बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2019 में भारतीयों के प्रति जो लायबिलिटी थी वो 892 मिलियन स्विस फ्रैंक की थी। ये 2020 में बढ़कर 2553 मिलियन स्विस फ्रैंक अर्थात 7200 करोड़ भारतीय रुपए से बढ़कर 20,706 करोड़ रुपए हो गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के अनुसार लगभग 97% भारतीय पिछले साल और ज्यादा गरीब हो गए हैं। तो सवाल उठता है कि ये कौन से 3% लोग हैं जिनका अकूत पैसा स्विस बैंक की शोभा बढ़ा रहा है। क्या ये सरकार को देश को बताना नहीं चाहिए? क्या सरकार को 2-3% भारतीयों का ख्याल रखने की जगह उस गरीब जनता की सुध नहीं लेनी चाहिए जिसकी कठिनाइयों में महंगाई और इजाफा कर रही है? राहुल गांधी ने सही ट्वीट किया है कि मोदी सरकार के विकास का ये हाल है कि अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। नरेंद्र मोदी 50 रुपए प्रति लीटर से कम में पेट्रोल देने का वादा करके सत्ता में आए थे, लेकिन उनके सत्तासीन होने के बाद से पेट्रोल 2014 में 71 रुपए प्रति लीटर के मुकाबले अब 2021 में 100 रुपए से पार चला गया है।
तेल की बढ़ती कीमतों के कारण अब थोक और खुदरा महंगाई दर का आंकड़ा रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। अगर सरकार चाहे तो पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करके जनता को थोड़ी राहत दे सकती है, लेकिन अभी सरकार ने इस तरफ से चुप्पी साध ली है। तो जिस समस्या का हल ना निकालना हो उस पर या तो चुप्पी साध लो या फिर नजरें फेर लो। सरकार इसी रणनीति पर काम करती है। जिस देश में दूध दही की नदियां बहने की बात कही जाती रही हो, वहां अलीगढ़ जैसी घटनाएं ये साबित करती हैं कि इतिहास के सुनहरे दिन अब केवल ख्यालों के लिए हैं। हकीकत भूख जितनी ही तकलीफ देह है। खैर, शायर सबा इकराम ने ठीक ही फरमाया है कि पाजेब के नगमों की वो रुत बीत चुकी है, पाजेब के नगमों की वो रुत बीत चुकी है, अब सूखे हुए पत्ते इस आंगन में पड़े हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।